नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। नए अंदाज नए तेवर में आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। अंकित गुप्ता बताएंगे देशद्रोह के आरोपी कन्हैया के छूटने का रास्ता साफ, पुलिस कमिश्नर ने कहा जमानत का नहीं करेंगे विरोध। प्रफुल्ल श्रीवास्तव बताएंगे सुबह तक कन्हैया के खिलाफ सबूत होने का दावा करने वाले पुलिस कमिश्नर बस्सी पलट गए। 6 घंटे बाद ट्वीट करके कन्हैया की शांति अपील जारी की। निपुण सहगल बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की टीम में शामिल वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा पटियाला हाउस कोर्ट के वकीलों ने मुझे बहन की गाली दी, पाकिस्तान का दलाल बताया। गणेश ठाकुर बताएंगे देश छोड़ने के विवाद से घिरे आमिर खान आए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के साथ, जल संरक्षण के लिए काम करेंगे। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान हमला किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमला नहीं किया गया बल्कि हमले की कोशिश की गई। कन्हैया कुमार को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया था। फिर भी वहां मौजूद वकीलों ने कन्हैया पर हमला किया। पुलिस वाले कन्हैया को किसी तरह बचाकर कोर्ट में ले गए, जहां कन्हैया ने बताया कि उसने हमलावर वकील को पहचाना है। कोर्ट में सुनवाई के बाद कन्हैया को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस बीच दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि अब वो कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। पिछले साल एआईएसएफ उम्मीदवार के तौर पर जेएनयू छात्र संघ का चुनाव जीतकर वो सुर्खियों में आए। ये पहला मौका था जब जेएनयू छात्र संघ में एआईएसएफ का कोई उम्मीदवार अध्यक्ष चुना गया था। आपको बता दें कि एआईएसएफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का छात्र संगठन है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कन्हैया कुमार मामले से जुड़े वकीलों और मीडिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। अदालत ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी से जुड़े घटनाक्रम पर पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट की भी नजर रही। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कन्हैया की पेशी के दौरान हालात को काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस को कई दिशा निर्देश दिए। इसके बाद भी जब पटियाला हाउस कोर्ट में हिंसा हुई और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरन 6 वरिष्ठ वकीलों की एक कमेटी को पटियाला हाउस कोर्ट में हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। वकीलों की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी कि वहां पर हालात बेहद खराब हैं, डर का माहौल है, कन्हैया कुमार की पिटाई की गई है और कमेटी के सदस्यों के साथ भी बदसलूकी हुई है। कोर्ट में आज सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट से गई वकीलों की टीम को गालियां भी दी गईं, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर। पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे हंगामे की रिपोर्ट लेने पहुंचे वकीलों की टीम को गालियां दी गईं। वकील राजीव धवन ने आरोप लगाया है कि उन्हें मां बहन की गालियां दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे आज के हंगामे को देखकर 6 वकीलों की एक टीम पटियाला हाउस कोर्ट भेजी थी। इस टीम में मौजूद वकीलों को पटियाला हाउस कोर्ट में पाकिस्तान का दल्ला और तमाम मां बहन की गालियां दी गईं। टीम में शामिल लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट को हालात की जानकारी दी तो कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कल पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट देने को कहा है। वकीलों की टीम में गए राजीव धवन भी कल ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी जमकर अवहेलना की गई। देश की सबसे ऊंची कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। दिल्ली पुलिस और पटियाला हाउस कोर्ट दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों के अलावा किसी और वकील को वहां न जाने को कहा था। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जेल से जारी की शांति बनाए रखने की अपील, कहा देश के खिलाफ नारेबाजी गलत। कन्हैया ने इसी अपील में लिखा है कि मैं भारत के संविधान में विश्वास करता हूं। 9 फरवरी 2016 को हमारे विश्वविद्यालय में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसकी मैं निंदा करता हूं। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त वीडियो को देखने के बाद ये पता चला है कि जेएनयू में कुछ जेएनयू के तथा कुछ बाहरी लोग असंवैधानिक नारे लगा रहे थे। अंत में अपने संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ उन नारों का समर्थन नहीं करता हूं। आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस संबंध में देश, समाज तथा विश्वविद्यालय में शांति न भंग की जाए। कन्हैया कुमार 17 फरवरी 2016। दिलचस्प बात यह है कि कन्हैया की यह चिट्ठी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर
बस्सी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। सवाल यह कि क्या अपनी भद पिटती देख दिल्ली पुलिस को कन्हैया की इस अपील का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने अपने सुबह के बयान से मार दी पलटी, जिस कन्हैया कुमार के खिलाफ उस सुबह सबूत होने का दावा कर रहे थे। शाम होते होते उनके अलग ही सुर थे। As far as merits of that case are concerned, we will present those in the court of law. But if he applies for the bail, we have no objection if he gets the bail. तो बस्सी अब भले ही कन्हैया के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन सुबह वो कह रहे थे कि उनके पास कन्हैया के खिलाफ पूरे सबूत हैं। हालांकि गृह मंत्रालय कुछ और ही कहता दिख रहा था उस वक्त। देखते हैं आगे। देशद्रोह के आरोप में फंसे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया ने देश विरोधी नारे लगाए थे या नहीं, इस पर सरकार और दिल्ली पुलिस के दावे अलग अलग हैं। पीटीआई ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। हालांकि अब गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कन्हैया को लेकर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय सूत्रों का ये भी कहना है कि सिर्फ देश विरोधी नारे लगाना ही देशद्रोह नहीं है, ऐसी दूसरी हरकतें भी हैं जो देशद्रोह के दायरे में आते हैं। देशद्रोह की धारा तब लगाई जाती है जब कोई देश के हितों के खिलाफ या अपने इरादों, बातों या काम से देश के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होता है। देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। एक तरफ गृह मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं कि नारे लगाना ही देशद्रोह नहीं है, तो वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का कहना है कि उनके पास कन्हैया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। काफ़ी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है। कन्हैया के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, तो उसी के आधार पर उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में इन दिनों सबकी निगाह जेएनयू कांड और दिल्ली पुलिस पर लगी है। फिर भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी शायराना अंदाज में नजर आ रहे हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, एविडेंस है या नहीं है इसके बारे में दूसरे लोग बता रहे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी की जगह लेंगे आलोक वर्मा। बस्सी हो सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बस्सी का नाम सूचना आयुक्त के तौर पर प्रमुखता से चल रहा है। सूचना आयुक्त के पदों में से 3 पद इस वक्त खाली हैं और माना जा रहा है कि इसके लिए बस्सी का नाम करीब तय हो चुका है। पुलिस कमिश्नर बस्सी इस महीने के आखिर में रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह लेंगे आईपीएस अफसर आलोक वर्मा। आलोक वर्मा 1979 बैच के अफसर हैं और अभी तिहाड़ जेल के डीजी हैं। बीएस बस्सी 1970 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वो यूनियन टेरिटरी कार्डर से आते हैं। बीएस बस्सी का दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के तौर पर कार्यकाल काफी चर्चित और विवादित रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस, इलाहाबाद की सीजीएम कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। जेएनयू कैंपस की 13 फरवरी की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी ने वहां एक मीटिंग की थी। आरोप है कि इसी मीटिंग में राहुल गांधी ने देशद्रोह के आरोपी छात्रों के समर्थन में भाषण दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ जिन 4 संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उनमें देशद्रोह पर लगने वाली धारा 124A भी शामिल है। केस दर्ज करने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील सुशील मिश्र ने दायर की है। राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश जरूर हुआ है, लेकिन कोर्ट पहले याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करेगी और अगर उस बयान में कुछ दम लगेगा तभी राहुल गांधी को बुलाने पर फैसला होगा। जेएनयू विवाद को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर बरसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे। कहा, बीजेपी न बांटे देशभक्ती का सर्टिफिकेट। जे विरोधी असतील फोडून काढा, आतमध्ये टाका, राजकारण कसं करत बसलंय। आणि जर समजा या सगळ्या गोष्टीच्या विरोधात जर समजा तुम्ही आहात तर भारतीय जनता पक्षाने सर्टिफिकेट वाटायचा प्रयत्न करू नये की हा देशप्रेमी, हा देशद्रोही। तुम्ही नका सर्टिफिकेट वाटू, तुम्हाला अधिकार कोणी दिलेला नाही। राज ठाकरे आज भले ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते थे।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाद अब कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में लगे देश विरोधी नारे। गृह मंत्रालय ने मांगी ममता सरकार से रिपोर्ट। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में कल शाम जादवपुर यूनिवर्सिटी में ये नारेबाजी हुई। कहा जा रहा है कि सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई ने इस विरोध मार्च का आयोजन किया था। हालांकि संगठन ने इससे साफ इनकार किया है। इस मामले में हंगामा मचने के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी ने आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की बात तो कही है, लेकिन पुलिस ने शिकायत करने से इनकार कर दिया है। जेएनयू की तरह जादवपुर यूनिवर्सिटी भी वामपंथी विचारधारा का गढ़ रहा है। वैसे जेएनयू विवाद का पश्चिम बंगाल पहुंचना कोई इत्तेफाक भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। लेफ्ट और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे को तूल देकर फायदा उठाने की कोशिश में है। देश छोड़ने के विवाद से घिरे अभिनेता आमिर खान महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के साथ जल संरक्षण के लिए काम करेंगे। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के साथ जलयुक्त शिवार अभियान के लिए काम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को सूखा मुक्त कराने के इरादे से जल संरक्षण से जुड़ी योजना जलयुक्त शिवार शुरू की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार 5 साल में करीब 25,000 गांवों को सूखा रहित बनाएगी। आमिर खान ने इसके लिए पानी फाउंडेशन नाम की संस्था भी शुरू की है, जो महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। वो पानी संरक्षण के लिए सत्यमेव जयते वाटर कप नाम की प्रतियोगिता भी कराएंगे। आमिर खान ने कुछ महीने पहले देश के माहौल पर बोलते हुए कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव ने देश छोड़ने की इच्छा जताई थी। इसके बाद से बीजेपी और आमिर खान के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। अब आमिर खान एक बार फिर बीजेपी से अच्छे रिश्ते की पहल कर रहे हैं। यूपी के मेरठ में 8 साल की मुस्लिम बच्ची रिदा को गीता मुंह जबानी याद, आंखों से देख नहीं सकती है रिदा। श्री भगवानुवाच रिदा ने हाल में यूपी में गीता के श्लोक पाठ प्रतियोगिता में पहला इनाम भी जीता है। रिदा ब्रजमोहन ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती है। इस स्कूल में हिंदू बच्चों को कुरान की आयतें भी पढ़ाई जाती हैं, ताकि बच्चे दूसरे धर्मों को जानकर आपस में मिलजुल कर रहना सीखें। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत से ली गई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। स्नैपडील की कर्मचारी दीप्ति सरना को यूपी पुलिस ने दी सुरक्षा। कुछ दिन पहले एक तरफा प्यार में देवेंद्र नाम के आशिक ने कर लिया था अगवा। ये तस्वीरें गाजियाबाद में दीप्ति सरना के घर के बाहर की है, जहां यूपी पुलिस ने दीप्ति की सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक हथियार से लैस जवान को तैनात कर दिया है। साथ ही सुरक्षा के लिए घर के बाहर सीसीटीवी भी लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने दीप्ति को सुरक्षा अगवा करने के आरोपी देवेंद्र की आपराधिक छवि को देखते हुए दिया है। दीप्ति का अपहरण 10 फरवरी को गाजियाबाद के वैशाली से किया गया था। देवेंद्र ने शाहरुख खान की फिल्म डर से प्रभावित होकर दीप्ति को अगवा किया था। फिलहाल देवेंद्र पुलिस की गिरफ्त में है। बेंगलुरु में लॉरी से कुचले जाने के बाद आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा युवक, किसी ने नहीं की मदद। मरने से पहले युवक ने जताई अंगदान की इच्छा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करने वाला हरीश नंजप्पा को नेलमंगला बेगूर क्रॉस इलाके में एक लॉरी ने कुचल दिया। हरीश के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। हरीश आधे घंटे तक सड़क पर लोगों से मदद की फरियाद लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। दम तोड़ने से पहले हरीश ने अपनी अंतिम इच्छा जताई और कहा कि उसके अंगों को दान कर दिया जाए, ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि भारत में सड़क हादसों की वजह से हर 4 मिनट में एक शख्स की जान जाती है। मरने वालों में ज्यादातर कम उम्र के नौजवान होते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी भी सड़क हादसे के पीड़ितों के प्रति लोगों की बेरुखी पर अपनी चिंता जता चुके हैं। सरकार आने वाले बजट सत्र में इसको लेकर कैशलेस इलाज का बिल भी संसद में पेश करने वाली है। यूपी के मुरादाबाद में जुआरी पति ने महाभारत की द्रौपदी की तरह अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाया। पत्नी ने जान बचाकर पुलिस में की शिकायत।
ये शर्मनाक घटना घटी है मुरादाबाद के पाक बड़ा थाना इलाके में, जहां इस महिला को जुए में हार जाने के बाद उसके पति ने 3 जुआरियों के हवाले कर दिया। जुआरी महिला को एक कार में डालकर ले जा रहे थे, लेकिन शोर सुनकर राहगीरों ने उसे बचा लिया। किसी तरह पीड़िता थाने पहुंची और आप बीती सुनाई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाभारत में भी हस्तिनापुर पर खेली गई बाजी में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। दांव हारने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचा लिया था। हरियाणा के सोनीपत में भी भड़की आरक्षण की आग। जाट समुदाय ने कई जिलों में किया चक्का जाम। सड़कों पर नारेबाजी कर रहे जाट समुदाय के ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में इन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे नंबर 10 को जाम कर दिया। रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पर ताला जड़ दिया। सोनीपत में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। जाट नेताओं का कहना है कि उन्हें आरक्षण से कम कुछ भी मंजूर नहीं। दिल्ली से रोहतक रेल रूट पर कई ट्रेनें रद्द कर दी गई और पुलिस ने करीब 1000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। 24 जनवरी 2013 को हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकार ने जाटों को स्पेशल बैकवर्ड क्लास के तहत 10% आरक्षण लागू किया था, जिस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अमेरिकी कंपनी BAE ने किया महिंद्रा के साथ M777 होवित्जर तोप बनाने का करार। मेक इन इंडिया के तहत होगा भारत में उत्पादन। भारत सरकार ने पिछले साल अमेरिका के साथ 145 M177 होवित्जर तोप खरीदने का करार किया था। ये सौदा करीब 3000 करोड़ रुपए में तय हुआ था। अब अमेरिकी सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे बनाने वाली कंपनी BAE ने भारतीय कंपनी महिंद्रा के साथ संयुक्त उत्पादन का करार किया है। समझौते के मुताबिक इस तोप के पुर्जे अमेरिका में बनाए जाएंगे और उसे हिंदुस्तान में जोड़ा जाएगा। M177 होवित्जर एक बेहद हल्का तोप है, जिसे आसानी से मुश्किल जगहों पर ले जाया जा सकता है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सेना इसका इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि भारत में करीब 30 साल बाद किसी देश के साथ तोप खरीदने का करार किया है। इससे पहले 1986 में स्वीडन की बोफोर्स कंपनी के साथ 410 हाउवित्जर तोप खरीदने का समझौता हुआ था, लेकिन उस डील में लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की वजह से वो डील वहीं अधर में लटक गई थी और सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अरुणाचल प्रदेश में खत्म हो सकता है राष्ट्रपति शासन। कैबिनेट ने राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आज राष्ट्रपति शासन हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजा। अरुणाचल प्रदेश में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सोमवार को कांग्रेस के बागी विधायक कालिखो पुल की अगुवाई में 31 विधायक राज्यपाल से मिलने गए थे और सरकार बनाने का दावा ठोका था। इन 31 विधायकों में कांग्रेस के 19 बागी विधायक, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस कल सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वो विधानसभा स्पीकर की तरफ से 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के दस्तावेज नहीं देख लेते, तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा रहना चाहिए। अरुणाचल में पहली बार बीजेपी सरकार में शामिल होने की उम्मीद लगा रही है। कांग्रेस इसीलिए बीजेपी पर गलत तरीके से कांग्रेस सरकार गिराने का आरोप लगा रही है। चर्चित शीना मर्डर केस पर आधारित फिल्म डार्क चॉकलेट के प्रमोशन पर लगी रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। शीना मर्डर केस में आरोपी बनाए गए पीटर मुखर्जी की कथित तौर पर खुद को बहन बताने वाली शौगुन दास गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिल्म के प्रमोशन पर रोक लगा दी। शौगुन ने कोर्ट में दलील दी है कि इससे उनके भाई की समाज में गलत छवि बनेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म से जुड़े किसी भी चीज को जारी नहीं करने का निर्देश भी दिया है। आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी पर उनकी बेटी शीना बोरा के मर्डर का आरोप है। इस केस में इंद्राणी और उनके पति पीटर मुखर्जी के अलावा 2 और लोग जेल में हैं। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। ब्रेक में जाने से पहले इन 3 बड़ी खबरों पर हमने निगाह डाली। कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं, बस्सी का बयान, पटियाला हाउस कोर्ट की हिंसा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। आलोक वर्मा होंगे दिल्ली के अगले पुलिस कमिश्नर। श्रीलंका को दूसरे वनडे में हराकर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने किया सीरीज पर कब्जा। 6 विकेट से जीता दूसरा मैच। रांची के JSCA स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने 178 रन का लक्ष्य दिया था,
जिसके जवाब में भारत की महिला टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। कप्तान मिथाली राज ने नाबाद 53 रन बनाए। भारत के चारों विकेट श्रीलंका की बाएं हाथ की गेंदबाज सुगंधिका कुमारी ने लिए। सीरीज का आखिरी मैच 19 फरवरी को रांची में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में हराने के बाद से ही महिला टीम के हौसले बुलंद हैं। इसी साल मार्च में टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की उम्मीद बढ़ गई है। देश का सबसे सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। सिर्फ 251 रुपए में मिलेगा स्मार्टफोन। ये तस्वीरें उसी स्मार्टफोन की है जो आपको महज 251 रुपए में मिलेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फ्रीडम 251 नाम से इस फोन को डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत लॉन्च किया। इस फोन को रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने बनाया है। फ्रीडम 251 के लिए 18 फरवरी सुबह 6 बजे से बुकिंग शुरू होगी। अभी बाजार में सबसे सस्ता स्मार्टफोन करीब 1500 रुपए का मिल रहा है। हाल ही में रिंगिंग बेल्स कंपनी ने सिर्फ 2999 रुपए, जो कि देश का सबसे सस्ता स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन बाजार में उतारा है। पूर्वी एशियाई देश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते तनाव में कूदा अमेरिका। दक्षिण कोरिया में भेजे लड़ाकू विमान। दक्षिण कोरिया के आसमान पर उड़ान भर रहे ये हैं अमेरिका के F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर विमान। पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बाद अमेरिका ने अपने विमान भेजकर साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसके सहयोगी दक्षिण कोरिया पर हमला हुआ तो वो उसकी मदद करेगा। हाल ही में नॉर्थ कोरिया की किम जोंग सरकार ने हाइड्रोजन बम और मिसाइलों का सफल परीक्षण का दावा किया था, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अलग हुए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में सीमा विवाद को लेकर तनाव रहता है। उत्तर कोरिया को चीन का समर्थन हासिल है और दक्षिण कोरिया को अमेरिका का। सिंगापुर में चल रहे एयर शो में दुनिया भर की करीब 500 से ज्यादा विमान बनाने वाली कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इन कंपनियों के विमानों ने आज हवा में अपने करतब दिखाए।